एक देखला कम से कम 1 आवर के लेक्चर पूरा घंटे भर का रहता तो हर चीज़ें अच्छी लगती है। राइट, अभी थोड़ा हल्का रखें उनका, थोड़ा पहले रिदम में आ जाइए उन चीज़ों को थोड़ा, इसमें वो करके भेज भी रहे हैं सर ना। चलिए जरा वो मिटाने वाला भी ठीक है। ओके एवरीबॉडी, ट्रांसलेशन पे हम लोगों की चर्चा चल रही है और ट्रांसलेशन में अभी हम लोगों ने जो वर्क किया है, कुछ पैसेज और कुछ अलग अलग किस्म के सेंटेंस को लेकर के काम कर रहे हैं। चूँकि ये सब सेंटेंसेस जो आप ले रहे हैं, जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी भूमिका है और शब्दों का क्रम कैसे बनता है। ये बड़े बड़े पैसेजेस में ये सब आपको सहयोग करेंगे। ये जो सेंटेंस होगा ये मदद करेंगे, क्योंकि वो किसी टुकड़े से ही पैसेज के सेंटेंसेस आप तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो मैं इंग्लिश टू हिंदी, जैसे एक भी चीज़ आपको प्रिपेयर हो गई, जैसे इंग्लिश टू हिंदी पैसेज भी आप देख रहे हैं कि जो पिछले लेक्चर का पैसेज था थोड़ा सा हल्के रेट पे रखा गया था। फिर इसके बाद में बड़े और अच्छे और लिटरेरी शब्दों का प्रयोग और कानूनी शब्दों के प्रयोग को भी हम लोग उन शब्दावलियों पर भी ध्यान देंगे। ओके, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह कैसे आप मेंशन करेंगे, उस पर भी हम लोग वर्ड पावर को मेंटेन करने के लिए भी बात की जाएगी। ओके, तो कुछ छोटे छोटे वाक्यों को लेकर के मेंशन कर रहे हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये जो सेंटेंस छोटे छोटे अलग अलग गतिविधियों के हैं। फिर पैसेज पे भी ट्रांसलेट जरूर लिखा करें उसको, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, सेंटेंस नंबर फर्स्ट में, ओके, मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक, सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक टैगोर अब जीवित नहीं हैं। सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक टैगोर अब जीवित नहीं हैं। ओके, टैगोर की कविताएं एवं कहानियां, टैगोर की कविताएं एवं कहानियां कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। टैगोर की कविताएं एवं कहानियां कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। ओके,
मेरी माता जी का भगवान में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। अगला सेंटेंस है, मेरी माता जी का ईश्वर में या भगवान में दृढ़ विश्वास है। ओके ओके गाइस, अब देखें एक एक सेंटेंस को पहले देख करके क्रम में देखते हुए। अब पहला जैसे सेंटेंस है, मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। अब एक अच्छा वर्ड उसमें है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तब कोई सब्जेक्ट ना मिले तो आप उसको देयर से भी कर सकते हैं। देयर से, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, इस विधि कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, इस प्रकार से अनुवाद होते हैं। तो मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो असंख्य कोशिकाओं के लिए बड़ी अच्छी इंग्लिश है, नोट कर लीजिए। इन्यूमरेबल सेल्स, असंख्य के लिए इन्यूमरेबल, INNU, इन्यूमरेबल सेल्स, ये हो गया असंख्य कोशिकाओं की पूरी इंग्लिश हो गई। अनकाउंटेबल भी, सेवरल मतलब प्रत्येक होता है या अनेक होता है। ओके, तो ये और अच्छा उससे बढ़िया बन जाएगा। अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन इन्फिनाइट नहीं करेंगे लोग। कुछ लोग मैंने देखा इन्फिनाइट लिख, अनंत लिख देते हैं, तो नहीं होगा। अनंत तो ईश्वर ही है, आकाश है। मानो कि हर चीज जो है वो अपने कंट्रोल में ही है। ओके, वो नियंता के, तो इननुमरेबल सेल्स हो जाएगी उसकी इंग्लिश। ओके, तो मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, तो इसका हो जाएगा देयर आर इन्यूमरेबल सेल्स, इन्यूमरेबल सेल्स मानव शरीर में इन ह्यूमन बॉडी। मुझे लग रहा है ज़्यादा डिटेल नहीं करना पड़ा, समझ में बात आ गई। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर, नोट कर लें पॉइंट को, देयर आर इन्यूमरेबल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। कोई कंफ्यूजन? क्लियर होगी बात? यानी उसको एक बार जैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं उसको ऐसा पढ़ें कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए। और ये जो सेंटेंसेज हैं, और इन्हीं में से जैसे मान लीजिए पूरा ले रहे हैं तो एक मैं उन्हीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं के बीच से टेस्ट भी ले लिया करेंगे। ओके, उन्हीं जो पैसेजेज आप पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ेंगे, उन्हीं के बीच से क्वेश्चंस आपको टच कर दिए जाएंगे। क्लियर? आई विल, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को लूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। यस, ओके। सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक टैगोर अब जीवित नहीं है। देखिए, अब जीवित नहीं है कि एक इंग्लिश जान लीजिए, कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए अब जीवित नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं नाउ नो मोर, नाउ नो मोर या नो मोर नाउ। ओके, ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं, नाउ नो मोर या नो मोर नाउ। ओके, तो सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक। ओके, कभी भी कोई सेंटेंस को 2-3 तरीके से भी कर दिया जाता है, तो जरूर नहीं कि एक ही मेथड है उसका। ओके, और सुप्रसिद्ध के लिए फेमस, सुप्रसिद्ध के लिए फेमस अपने आप यूज कर सकते हैं, पर्याप्त वर्ड है। दार्शनिक के लिए क्या यूज करेंगे? फिलोसोफर। यस, तो फिलोसोफर भी आप, जिसे अलग से मीनिंग है तो उसको आप देखते रहेंगे, फिलोसोफर। यस, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं टैगोर, ओके, कामा दे दें, द फेमस पोएट एंड फिलोसोफर, द फेमस पोएट एंड फिलोसोफर अब जीवित नहीं है, इज नाउ नो मोर, इज नाउ नो मोर। टैगोर कामा दे दें, द फेमस पोएट एंड फिलोसोफर
इज नाउ नो मोर। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर बेसिक पॉइंट पे बहुत बेहतर रहेगा। इट विल बी गुड वन फॉर यू, वेरी एग्जैक्ट वे। ओके, तो कुछ वर्ड भी आपके पास, जैसे हर लेक्चर में आपका जो वर्ड पावर है वो मेंटेन होता जाएगा और शब्दों का क्रम बढ़ता चला जाएगा, एंड यू कैन हैंडल इट वेल। यस, नेक्स्ट वन। ओके, टैगोर की कविताएं और कहानियां कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। अब देखिए, एक बड़ी अच्छी इंग्लिश उसमें एक मीनिंग आई आपके पास उस पॉइंट पे, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत की मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ। यस, उसको नोट कर लें। हमेशा जहां भी कोमल भावनाओं से ओतप्रोत की बात आएगी, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, ये कोमल भावनाओं से ओतप्रोत की इंग्लिश है। नोट कर ले बढ़िया से। फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, द पोएम्स एंड स्टोरीज, नोट करें जरा। द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर, द पोएम्स एंड स्टोरीज ऑफ टैगोर, ओके, टैगोर कामा दे दें, इज फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स। The poems and stories of Tagore is full of tender feelings, full of tender feelings। अब देखिए, अब इन शब्दों को देखिए, अब ये जो आपके अब अपने शब्द हो जाने चाहिए। जब भी ये वर्ड जैसे या आपके लिए इन्यूमरेबल सेल्स है, फिलोसफर है, फेमस पोएट, फुल ऑफ टेंडर फीलिंग्स, ओके, ताकि आपके अब एक क्रम में आने लग जाए। अभी जब शब्द आए तो आपको मीनिंग खोजनी न पड़े, आप उसको प्रिपरेशन में अपने रखिए बेहतर तरीके से। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, तो दृढ़ विश्वास की एक इंग्लिश है फर्म फेथ, फर्म फेथ। ओके, महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। तो देखिए, जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, जैसे हैज हैव का प्रयोग केप्ट के सेंस में, रखने के सेंस में भी होता है। कोई चीज आपके पास है, उसके पास कलम थी, ही हैड पेन, सी हैड पेन, इस कंस्ट्रक्शन पे महात्मा गांधी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था। अहिंसा के लिए ध्यान रखिए, नॉन वायलेंस भी लिखते हैं, लेकिन जो बड़े अच्छे राइटर हैं उसको अहिंसा को अहिंसा भी लिखते हैं। अहिंसा की इंग्लिश जैसे वायलेंस मीन्स हिंसा हुई, ओके, तो अब उसके साथ नॉन जोड़ देते हैं, तो नॉन वायलेंस उसको अहिंसा मान लेते हैं, लेकिन अहिंसा को आप अहिंसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो महात्मा गांधी हैड, महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ, महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ, FAITH, महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ इन अहिंसा, अहिंसा लिख सकते हैं, ओके, उसको अहिंसा करके लिखा है, अहिंसा, यस, यब लगा सकते उसमें, यस। महात्मा गांधी हैड फर्म फेथ इन अहिंसा, ऑलराइट, यस। नेक्स्ट वन, मेरी माता जी का ईश्वर में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ना, फिर दृढ़ विश्वास वर्ड आ गया तो आपके लिए आसान हो गया, अभी अभी आपने पढ़ा है, ओके, यू कैन हैंडल इट वेल। मेरी माता जी का ईश्वर में दृढ़ विश्वास है,
तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। माई मदर हैज फर्म फेथ इन गॉड। माई मदर हैज फर्म फेथ in God. My mother has firm faith in God. ओके, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया इनकी है इन प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ने की। यू कैन फाइंड आउट इट। नोट कर लिया सबने? एवरीबॉडी हैज नोटेड? यस, गुड, ओके। ओके, अब जैसे सेंटेंस नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ा लें। कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद, नोट कर लें पॉइंट। अब देखिए, एक पैसे से एक टुकड़ा लिया गया है। कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी। अब देखिए, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है। कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी। देखिए, एक बड़ा सही सेंटेंस है। अब उसके एक क्रम को देखिए। ओके, मैं अनुवाद करते हुए चल रहा हूँ इसका। अब देखिए, बड़ा सा सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस की बुनियाद रहेगी आपके वाक्य में। अब पहली बात इसमें देखिए, पहले वर्ड देखिए कौन कौन से, मान लो मीनिंग उसमें आपको दिक्कत कर रही है। के बावजूद, अब के बावजूद के लिए आप लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ, और एक ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ भी के बावजूद की इंग्लिश है, के बावजूद, और डेस्पाइट भी है। लेकिन ध्यान रखना ये कि डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन डेस्पाइट अगर लिखेंगे तब ऑफ नहीं तब लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ऑफ नहीं यूज करेंगे। मीनिंग दोनों की यही है। ओके, और इसके बाद की लाइन है, देखो, हार नहीं मानी, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट है, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस उसका कंस्ट्रक्शन में। तो हार नहीं मानी की पूरी इंग्लिश हो जाएगी, नोट कर लें उसको भी, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ये हार नहीं मानी की पूरी इंग्लिश है। डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हार नहीं मानी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अभी एक एक पॉइंट को ले रहे हैं। अब आपके पास वर्ड मीनिंग बन रही है। हार नहीं माने, देखो अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसको अंग्रेजी बनती हुई जा रही है। तो अब ये जब रोज आपके जिंदगी में या डेली रूटीन में जब चीजें आ जाएंगी तो उसका हिस्सा बनता रहेगा और यू कैन हैंडल इट वेल। तो अब इस सेंटेंस को एक साथ मैनेज करेंगे। कठिनाइयों असफलताओं के बावजूद, कठिनाइयों के लिए डिफिकल्टीज, असफलताओं के लिए फेलियर्स। तो कठिनाइयों असफलताओं के बावजूद, तो एक एक वर्ड को अलग अलग कर रहे हैं। तो कठिनाइयों के लिए डिफिकल्टीज लिख सकते हैं, डिफिकल्टीज, ओके। और असफलताओं एंड फेलियर्स, फेलियर्स भी कहते हैं, ओके। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए क्या लिखेंगे? फ्रीडम फाइटर्स, या फ्रीडम फाइटर्स। तो पूरे एक सेंटेंस की पोजीशन बनेगी, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, in spite of difficulties and failures, freedom fighters did not accept defeat, did not accept defeat in spite of
difficulties and failures, freedom fighters didn't accept defeat या did not accept defeat. ओके, अब देखिए आपको बहुत आसान पड़ेगा. अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेल्योर्स, ये पॉइंट हुआ. फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट. इन पॉइंट्स में पूरा आपका क्रम वो बन गया. यस, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? ओके, वॉच कर लें पॉइंट को. इस तरीके से आपका सेंटेंस से बनता जाएगी इस क्रम में. अब के बावजूद कि इंग्लिश आपको मालूम पड़ गई और इसके बाद में यानी उसका वो पॉइंट बना आपका. ओके, अब जैसे नोट कर लो, हाँ बताएं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगला उसी क्रम में, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली. उसने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया. देखिए नोट कर, अब देखो आया वर्ड अतिरिक्त वर्ड. उसने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया. अब देखिए के अतिरिक्त के लिए क्या है. जैसे मान लिए वर्ड है वो है बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त. लेकिन देखो एक वर्ड है बिसाइड. आप सोचो बिसाइड लिख देंगे तो नहीं चलेगा. बिसाइड मतलब होता है के बगल में, कहीं किसी के बगल. जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, सी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है. मेरे बगल में बैठा हुआ है. ही इज सिटिंग बिसाइड मी, सी इज सिटिंग बिसाइड मी. वहाँ बिसाइड वर्ड यूज होता है. के बगल के लिए, के बगल में के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बिसाइड. और के अतिरिक्त के लिए क्या यूज करेंगे? बिसाइड्स. इतना ध्यान डिफरेंस समझते रहिएगा. उसने रोटी के अतिरिक्त चावल खाया. पास्ट टेंस इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. खाया के लिए ईट, एट, ईटन. थर्ड फॉर्म उसका ईटन है, सेकेंड फॉर्म लगेगा एट, एट ई. ओके, ही एट राइस. नोट कर लेंगे उसको. ही एट राइस बिसाइड्स, बिसाइड्स चपातीस. ओके, रोटी के लिए ब्रेड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन एक अच्छा पॉइंट उसके लिए चपाती वर्ड हो जाएगा. ही एट राइस बिसाइड्स चपातीस. क्लियर? यू कैन. ओके, क्लियर. ये छोटे छोटे उसके न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं. ओके, अब एक सेंटेंस और आगे बढ़ाएं उस पॉइंट पे. ये क्लियर हो गया? कोई इसको रिपीट करते रहिएगा. इसको हैव टू बी पॉइंट आउट. ओके, नेक्स्ट वन. उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी. देखिए, उसने कहानी के बजाय, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी. ओके, अब के बजाय के लिए आप इंस्टीड ऑफ, देखिए वर्ड का. यस, इंस्टीड ऑफ मीन्स हो गया के बजाय. ये वर्ड हो गया. कोई कंफ्यूजन? वर्ड मीनिंग का ध्यान पर रखते हुए, के बजाय के लिए इंस्टीड ऑफ. उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी. तो ही रेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. रीड लिखा रीड ही जाएगा. यस, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन मुझ पे. सेकेंड फॉर्म ही रेड पोएम इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ अ स्टोरी. अब ये उसमें जरूर ना ये कहानी नहीं लिखा है, लेकिन आप ए स्टोरी आप लिख सकते हैं उसमें. उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी. कहानी के बजाय ही रेड पोएम, कविता पढ़ी. रेड पोएम इंस्टीड ऑफ अ स्टोरी. देख लें सेंटेंस को. ओके, ऑलराइट, नोट कर लिए. अलग अलग व्यवस्था पे आधारित सेंटेंसेस हैं. क्लियर? अभी आपने बीच में एक प्रयोग पढ़ा था, हैज टू, हैव टू, हैड टू का. यस, उस पर आपने कई सेंटेंसेस लिए थे. उसी में से एक अच्छा सा वाक्य नोट करें, सेंटेंस उसी के आगे बढ़ा लें.
नवयुवकों एवं नवयुवतियों को जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नवयुवकों एवं नवयुवतियों को जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओके, अब देखिए करना पड़ता है तो हैज टू हैव टू का कंसेप्ट पॉइंट आउट। नवयुवकों नवयुवतियों के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? द यंग मेन एंड वुमेन। यस, द यंग मेन एंड वुमेन हैव टू फेस ओके अनेक चुनौतियों के लिए, न्यूमेरस चैलेंजेस। ओके, न्यूमेरस चैलेंजेस इन लाइफ, न्यूमेरस चैलेंज इन लाइफ या डियर लाइफ भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम। द यंग मेन एंड वुमेन हैव टू फेस न्यूमेरस चैलेंजेस इन लाइफ। इसको थोड़ा शीघ्रता से बता दिया क्योंकि वो सी प्रयोग पर था। नोट कर लिया? अनेक चुनौतियों के लिए न्यूमेरस चैलेंजेस, क्लियर? न्यूमेरस चैलेंज इन लाइफ। तो इस प्रकार से आपका एक पॉइंट मेंशन किया गया है। ओके, ये अलग अलग गतिविधियों पे आज जो सेंटेंस था, अलग अलग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इस वजह से दिया कि मैं वॉच कर रहा हूँ कि आप अलग अलग पॉइंट पे स्टडी कहीं ना कहीं है आपकी, तो कहाँ से चीज़ें आप आसानी से बताने के बाद आप आसानी से वो चीज़ें निकल सकती हैं आपके अंदर से। तो हल्का सा बताने के बाद ये चीज़ों पे आप कर पा रहे हो। ओके, इसके बाद ये चीज़ें जो बताई गई हैं उसको मुझे नहीं लगता कहीं आपको दिक्कत होगी और इसको आप बढ़िया से आप कर लेंगे। ओके, आज यहीं तक, थैंक यू। तो आगे का क्रम और बता दिया जाएगा कैसे है, ठीक? टाइम कमिंग वीक से चेंज कर दे रहे हैं, ठीक? बता देंगे सर आपको, ही विल टेल यू। थैंक यू।